हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुफ्रेंड, आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो। इन जनरल डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स। फर्स्ट, डिजाइन ऑफ steel structures and second design of RCC structures। यहां पे RCC मतलब reinforced cement concrete, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने बंगलो या फिर अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन देखा है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने अगर देखा हो तो देखो ना, यहां पे ये स्लैब है या फिर ये बीम या फिर ये क्या है, कॉलम। यहां पे स्लैब, बीम, कॉलम, ईच पार्ट इज मेड अप ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। सो इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो कुछ भी डिजाइन होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। और एक बार, अपार्टमेंट या फिर बंगलो से रिलेटेड जो कुछ भी डिजाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अब हमने इंडस्ट्रियल शेड देखा है। इंडस्ट्रियल शेड में देखो ना, यहां पे ये क्या है, कॉलम। कॉलम मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल। या फिर ये क्या है, बीम। जनरली इसको हम ट्रस बोलते हैं, ठीक है। बीम अल्सो मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल। इवन जो टॉप कवरिंग होता है ना, वो भी क्या होता है, जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल शेड है ना, यहां पे ईच मेंबर इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल। ओके, सो इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो डिजाइन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। बेसिक तो क्लियर हो गया। और एक बात, आप ना नोटबुक और पेन साथ रखो। जैसे जैसे मैं थ्योरी एक्सप्लेन करता जाऊंगा ना, वीडियो पॉज करके पहले उतना नोटबुक में लिख लो, क्योंकि थ्योरी सीखते समय ना लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखते जाना कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, तो पहले पेन और नोटबुक ले लो। मैंने अभी जो छोटी सी बात बता दी है ना, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर दो पार्ट्स हो ना, उसको पहले लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अगर स्टील स्ट्रक्चर पे नोट लिखने हो ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ना इंडस्ट्रियल स्टील शेड आना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो। स्टील स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। इसमें बीम, कॉलम या फिर रूफ कवरिंग, ईच पार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। उसके बाद स्टील के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो ना। स्टील के बारे में सोचा तो उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो हाई होता है। इसका मतलब क्या है, देखो। यहां पे मैंने ना आरसीसी मेंबर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, और ये क्या है, स्टील मेंबर का क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे ये जो बड़ा आरसीसी मेंबर का क्रॉस सेक्शन है ना, ये जितनी स्ट्रेंथ दे सकता है उतनी या फिर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ स्टील का ये छोटा क्रॉस सेक्शन वाला मेंबर दे सकता है। मतलब हम स्टील का स्मॉल क्रॉस सेक्शन मेंबर यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्टील मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है, यानी हम उस पर क्या कर सकते हैं, 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखो, हाई स्ट्रेंथ स्टील मटेरियल इज मोर रिलायबल, मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड रिक्वायर्स लेस रॉ मटेरियल एज कंपेयर टू concrete structure because steel has high strength to weight ratio। क्लियर ना। थर्ड पॉइंट, steel structure components are manufactured in factory under strict supervision। तो देखो ना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम स्टील पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है,
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, उसके बाद मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, उसके बाद स्टील ट्रसेस, स्टील वाटर टैंक्स, ट्रांसमिशन टॉवर्स, गैंट्री गर्डर, चिमनीज, रेलवे रेल्स एंड ब्रिजेस। स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में ना हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी तो ये पॉइंट सिर्फ याद रखो, ठीक है? तो यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना पार्ट ना नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करो, ओके? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर। तो देखो ना, सबसे पहले ये इमेज देखो, ये क्या है? इंडस्ट्रियल शेड की इमेज है, जिसमें सबसे टॉप को क्या है? रूफ कवरिंग मटेरियल मेड अप ऑफ GI शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, ठीक है? तो ये जो रूफ कवरिंग मटेरियल है ना, इसका पर्पस क्या है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट, रेन एक्सेट्रा, ठीक है? तो यहां पे देखो ना, रूफ कवरिंग मटेरियल का लोड ट्रांसफर हो जाएगा पर्लिन पे, और एक बार रूफ कवरिंग मटेरियल का लोड ट्रांसफर हो जाएगा पर्लिन पे, उसके बाद पर्लिन का लोड ट्रांसफर हो जाएगा इस ट्रस पे। समझ में आ रहा है ना? ये जो ट्रस है ना, इस पे लोड ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो ट्रस है, यहां से लोड ट्रांसफर हो जाएगा इस कॉलम पे, एंड अलोंग द कॉलम लोड ट्रांसफर हो जाएगा फुटिंग के थ्रू ग्राउंड पे। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे देखो ना, ये सब जो अलग अलग मेंबर्स है, इसको हमने अगर कलेक्ट किया तो क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखो, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज एन असेंबली ऑफ मेंबर्स, असेंबली मतलब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरिंग द लोड्स एंड सर्विंग अ डिजायर्ड फंक्शन। मतलब ईच मेंबर अपना अपना काम प्रॉपरली करता है, एंड इंपॉर्टेंट क्या है? पूरा लोड फाइनली ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो नोटबुक में लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल डिजाइन। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर का लुक अच्छा होना चाहिए, ठीक है? उसको बनाते समय कम पैसा खर्च होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, ठीक है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब इट मस्ट रेजिस्ट ऑल पॉसिबल लोड्स कमिंग ऑन इट, उस पे जो कुछ भी पॉसिबल लोड आने वाले उसको उस स्ट्रक्चर ने अच्छी तरह से रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब एक बात तो है, मेंबर है मतलब कुछ तो डिफ्लेक्शन होगा, बट वो डिफ्लेक्शन क्या चाहिए? विद इन लिमिट चाहिए। डिफ्लेक्शन मस्ट बी विद इन लिमिट, मतलब अच्छी सर्विस, ठीक है? एंड फाइनली उसका लाइफ क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पे देखो ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, लुक अच्छा लाना, मतलब क्या है? एक आर्ट है, एंड ये जो बाकी सब है ना, ये सब टेक्निकल वर्क है ना, सो इससे रिलेटेड क्या है? साइंस है। लुक से रिलेटेड आर्ट, और इस टेक्निकल वर्क से रिलेटेड क्या है? साइंस। तो इन जनरल स्ट्रक्चरल डिजाइन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, स्ट्रक्चरल डिजाइन इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग विथ इकोनॉमी एंड इलिगेंस, इलिगेंस मतलब अच्छा लुक, अ सेफ, सर्विसेबल एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, ठीक है? ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ओवर आरसीसी स्ट्रक्चर। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो ना, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द आरसीसी मेंबर, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील मेंबर। तो यहां पे ये जो बड़े क्रॉस सेक्शन वाला आरसीसी मेंबर है ना, इसकी जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें ये स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाले स्टील मेंबर से मिल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इट हैज हाई रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट, मतलब स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाला स्टील मेंबर भी हाइयर लोड कैरी कर सकता है, ठीक है? ड्यू टू विच
it can resist high load over smaller cross section. समझ में आया? ओके उसके बाद हम स्टील मेंबर को बाय वेल्डिंग ज्वाइन करके स्ट्रक्चर को इजीली कौन सा भी शेप दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सेकेंड पॉइंट है। देखो, इट कैन बी इजीली फैब्रिकेटेड टू एनी डिजायर्ड शेप। समझ में आया? ओके उसके बाद अगर हमने स्टील शेड के या फिर इंडस्ट्रियल शेड के कंस्ट्रक्शन को देखा तो वहां पे बहुत सारे पार्ट्स लाइक ट्रस ओके वगैरह डायरेक्टली वर्कशॉप में तैयार करके डायरेक्टली ऑन साइट फिट कर देते हैं। इसका मतलब यहां पे टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, ठीक है ना? तो देखो स्पीडी कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आरसीसी में क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले फुटिंग करेंगे, उसको वाटरिंग करेंगे मतलब क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद कॉलम, फिर उसको वाटरिंग, उसके बाद बीम स्लैब, मतलब हमें स्लोली जाना पड़ता है इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। यहां पे पूरा कॉलम ट्रस सब पार्ट एट द टाइम ऑफ वर्कशॉप में फिट कर तैयार करके डायरेक्टली साइट पे हम फिट कर सकते हैं। मतलब यहां पे कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके नेक्स्ट पार्ट, when a structure is subjected to overload due to earthquake etc, the large deflection gives warning of failure। इसका मतलब क्या है? देखो स्टील स्ट्रक्चर, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल ना, वो ब्रिटल मटेरियल जैसा डायरेक्टली फेल नहीं होता, ठीक है ना? जब उसके लोड ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका डिफ्लेक्शन शुरू होता है। अब डिफ्लेक्शन के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, मतलब इट गिव्स फेल्यूर आफ्टर प्रायर वार्निंग। समझ में आ रहा है? पहले वार्निंग देता है उसके बाद फेल होता है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, द स्टील स्ट्रक्चर कैन बी डिसअसेंबल्ड इजीली। अब देखो ना, अगर हमने स्टील मेंबर्स को बाय बोल्ट अगर ज्वाइन किया हो तो सिर्फ बोल्ट निकाल दो, स्ट्रक्चर इजीली क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा। आरसीसी को हम ऐसे इजीली डिसअसेंबल नहीं कर सकते, उसको पूरा तोड़ के निकालना पड़ता है, ठीक है ना? सो एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर को डिसअसेंबल करना इजी है। ओके उसके बाद हाई स्क्रैप वैल्यू। तो देखो ना, अगर हमने स्टील स्ट्रक्चर को डिसअसेंबल किया तो वो जो मेंबर होते हैं बाद में दूसरे स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं, मतलब इट हैज हाई स्क्रैप वैल्यू जो हमें कंक्रीट में नहीं मिलता, ठीक है? कंक्रीट मेंबर को हमें तोड़ के निकालना पड़ता है, उसका हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते। यहां पे स्टील स्ट्रक्चर में हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके उसके बाद स्टील कैन बी इजीली रिसाइकल्ड, यानी हम स्टील को मेल्ट करके अगेन उसके हम न्यू मेंबर बना सकते हैं। दैट इज स्टील कैन बी इजीली रिसाइकल्ड। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट पॉइंट, स्टील पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्री अंडर strict supervision and quality control, due to which there is very less variation in the material properties, जो कंक्रीट में हमें नहीं मिल पाती। क्योंकि ड्यूरिंग कंक्रीटिंग अगर पानी या फिर सीमेंट का प्रोपोर्शन जरा भी चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैसा चेंज स्टील में नहीं मिलेगा क्योंकि स्टील फैक्ट्री में अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन तैयार हुआ होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे वीडियो पॉज करके पूरे एडवांटेजेस नोटबुक में लिख लो। ओके नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ओवर आरसीसी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, एज कंपेयर टू आरसीसी स्टील की कॉस्ट क्या है, ज्यादा, ठीक है ना? तो स्टील इज वेरी कॉस्टली मटेरियल, ठीक है? उसके बाद एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर स्टील इज लेस फायर रेजिस्टेंट, क्योंकि एज टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग स्टील मेंबर स्टार्ट्स टू लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है ना? तो देखो, दो स्टील इज इनकम्बस्टिबल, स्टील लूजेस इट्स स्ट्रेंथ वेरी रैपिडली ड्यूरिंग द फायर, ठीक है ना? मतलब स्टील मेंबर
फाइब्रोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखो, स्टील इज ससेप्टेबल टू करोजन। एज स्टील का करोजन प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसलिए उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, ऐसा मेंटेनेंस हमें आरसीसी मेंबर में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, क्रिएट्स नॉइज व्हाइल फैब्रिकेशन। एक्चुअली अगर मेंबर्स हम बाय रिवेट अगर ज्वाइन किया ना तो ही नॉइज ज्यादा होती है, अदरवाइज बोल्टिंग या वेल्डिंग में उतनी नॉइज नहीं होती। ठीक है ना, दिस इज जस्ट ओनली फॉर रिवेटिंग कनेक्शन। ठीक है, एंड लास्ट डिसएडवांटेज देखो, वेल्डिंग टाइटलिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग। मतलब वेल्डिंग करने के लिए या फिर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को फिट करने के लिए हमें ट्रेंड या फिर स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर ओवर आरसीसी स्ट्रक्चर। ओके, राइट डाउन